Assalamualaikum everyone. Today we are going to start new chapter that is power quality. So this is outline of our this lecture. First we will study about introduction, then power quality definitions, power quality problems, causes and consequences, classification of mitigations techniques of power quality problems, classification of custom power devices, overview of power quality standards, then overview of power quality monitoring. So these we will study. Okay. So why power quality is such a big problem? मतलब जो हमारा पावर क्वालिटी है इतना बड़ा इशू क्यों है? तो जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स हैं तो वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं पावर डिस्टरबेंस से। अगर कहीं सैग हो गया, स्वेल हो गया, हॉर्नेस से उन पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर छोटा सा भी कोई मोमेंटरी डिस्टरबेंस होगी, इसकी वजह से जैसे लेट्स सपोज हमारे अचानक सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, सप्लाई चली गई, वी हैव नो बैकअप, या कुछ सेक्सुअल हुआ तो ओवरऑल हमारा डेटा जो है स्क्रैम्बल्ड हो गया, वी लॉस डेटा। ठीक है, इंटरप्टेड कम्युनिकेशन, इवन बात करने में भी अगर हम कोई सिग्नल भेज रहे हैं उसमें भी इंटरप्शन हो सकती है। ठीक है ना, कभी कभी देखो मोस्ट जो हमारा सिस्टम का वो भी फ्लो बंद मतलब हैंग हो जाता है, सिस्टम क्रैश हो जाती है, ये इक्विपमेंट फेलियर जो भी पावर सिस्टम के हैं। तो दैट्स व्हाई दिस पावर क्वालिटी इज सच ए बिग प्रॉब्लम। तो हु इज अफेक्टेड, कौन कौन से अफेक्ट होते हैं? वी हैव हाई कॉस्ट फैसिलिटीज, दैट इज सेमीकंडक्टर प्लांट्स, देन वी हैव मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, देन डेटा सेंटर्स। सो दे कैन बी अफेक्टेड, देयर कॉस्ट इज वेरी हाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे शेप दिखाए कैसे काम कर रहे हैं। अगर इनको सप्लाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई तो it may affect their experiments generation. We can have a medium cost facilities, that is automotive manufacturing, उनपे भी इफेक्ट पड़ सकता है क्योंकि हर चीज मशीन मेड है, इवन पेंटिंग भी मशीन मेड होती है। तो उसकी भी इनपुट कुछ वोल्टेज या कुछ फ्रीक्वेंसी या स्पीड ऑफ मोटर जितनी भी है, तो अगर कोई भी वोल्टेज कम होगी, जैसे इंडक्शन मोटर है और वोल्टेज कम होगी मीन्स उसकी स्पीड भी कम होगी। ठीक है ना, तो इट विल अफेक्ट दिस प्रोसेस। तो देन वी हैव ग्लास प्लांट्स, प्लास्टिक, केमिकल, टेक्सटाइल, बहुत सारी सब हर जगह जो है पावर क्वालिटी इज ए बिग प्रॉब्लम। तो व्हाट लीड्स, क्या होता है इसकी वजह से? लॉस प्रोडक्शन, स्क्रैप, कॉस्ट टू रिस्टार्ट, दोबारा स्टार्ट, मशीन बंद होगी दोबारा स्टार्ट करना है, लेबर कॉस्ट। आपको पता है जो स्टार्टिंग जो करंट लेती है इंडक्शन मोटर, इट इज 2 to 3 times रेटेड करंट। मीन स्टार्टिंग में लॉसेस ज्यादा है मशीन्स में, इंडक्शन मशीन में। तो अचानक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सप्लाई नहीं आई तो इंडक्शन मोटर बंद हो गई, सो वी नीड टू रिस्टार्ट अगेन। सो तो कॉस्ट टू रिस्टार्ट अगेन, तो लेबर कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट, देन अदर कॉस्ट, बहुत सारी चीजें हैं जो विल इट विल अफेक्ट। सो क्यों ये सेंसिटिव हो गया है? देखो एक चीज मैं बताऊंगा, आजकल हर चीज डिजिटल कंट्रोल चल रहा है, पार्टोनिक कन्वर्टर्स यूज हो रहे हैं, थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस की वजह से उनका कंट्रोल खराब हो सकता है। ठीक है ना, मतलब हम चाहते हैं वोल्टेज हमेशा, अगर हमें एक डिजिटल कंट्रोल है उसको जरूरत है 5 वोल्ट की काम करने के लिए। ड्यू टू सेकंड वोल्टेज, वोल्टेज कम होगी ग्रिड साइड, ऑटोमेटिकली कन्वर्जन में भी कम होगी, ऑटोमेटिकली 5 वोल्ट से कम हो जाएगी। तो 5 वोल्ट से कम ही मीन्स वो कंट्रोल सही नहीं चलेगा। सेकंड है इंक्रीज्ड यूज ऑफ सॉलिड स्टेट कंट्रोल इन नंबर ऑफ इक्विपमेंट विद अदर बेनिफिट्स सच एज डिक्रीजिंग लॉसेस। ठीक है, हमने क्या किया, सॉलिड स्टेट कंट्रोल तो यूज कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं हम? और व्हाई वी गो फॉर दिस पावर क्वालिटी कन्वर्टर्स, डिक्रीजिंग लॉसेस, इंक्रीजिंग ओवरऑल एफिशिएंसी, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हमने पावर क्वालिटी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज किया था कि लॉसेस को रिड्यूस करें, एफिशिएंसी को इंप्रूव करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करें। बट
ये जो सॉलिड स्टेट कंट्रोलर्स थे वो क्या थे? पार्टोनिक कन्वर्टर। उनकी डिसएडवांटेज क्या है? इंक्रीज्ड हार्मोनिक लेवल्स, we have distortions, notches, other power quality problem due to these solid state controllers. हमने तो यूज किए थे किस लिए? टू टू डिक्रीज द लॉसेस, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, बट दे हैव मेजर प्रॉब्लम दैट इज हार्मोनिक्स, द डिस्टॉर्शन, नॉचेस, many other things. So typical examples are adjustable speed drives, ASD बोलते हैं इनको, है, और एनर्जी सेविंग इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट। इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट किस में यूज होता था? ये अब जो ट्यूबलाइट घर में होता था उसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट यूज होता था। तो उनकी वजह से क्या हो गया? हार्मोनिक्स आ जाती है ग्रिड में, लाइन में, या एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव्स होती हैं जिसमें हम, मैंने पहले ही बताया कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसीज को कंट्रोल करते हैं। तो इन दीज दे क्रिएट हार्मोनिक्स इन द ग्रिड साइड। अब ये जो डिस्टर्बेंस थी, इट गोज टू अदर इंपॉर्टेंट अप्लायंसेस आल्सो। अब जो हार्मोनिक्स है, डिस्टॉर्शन है, वोल्टेज, सैग, स्वेल, कोई भी है, इट गोज टू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, टीवीज, कंप्यूटर्स, मीटर, प्रोडक्शन सिस्टम्स, ये सबको डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है ना? दैट्स व्हाई इट इज अ बिग प्रॉब्लम। अब ये खुद को ही खराब कर ठीक थी, बट ये दूसरों को भी इफेक्ट कर रही है। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी जो जनरेशन है, जो आजकल रिन्यूएबल हो रहा है, उसकी वजह से भी आजकल लोकल दे हैव आल्सो क्रिएटेड द पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स। जो इंजेक्ट पावर कर रहे हैं, अचानक हमने पावर पीवी की डाली, फिर वापस बारिश आ गई तो पीवी नहीं है, तो देयर इज मिसमैच ऑफ पावर एंड डिमांड। तो इसकी वजह से भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। वी हैव हार्मोनिक्स आल्सो। अब पीवी तो डीसी है, उसको कन्वर्ट करना है एसी में, दे कैन क्रिएट आल्सो हार्मोनिक्स। ठीक है, आल्सो दे नीड पार्टोनिक कन्वर्टर्स टू कन्वर्ट दिस पीवी एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एसी, इलेक्ट्रिकल तो डीसी में करते हैं, पर उसको फिर एसी में चेंज करना है ना। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। सो this pollution of power network with power quality problems has become an environmental issue. अब ये फाइनेंशियल इशू नहीं था सिर्फ, अब ये एनवायरमेंटल इशू भी बढ़ रहा है। ठीक है, कैसे एनवायरमेंटल इशू है? अब लॉस ऑफ डेटा मींस यू हैव टू रिस्टार्ट, यू हैव नीड मोर एनर्जी। आपको कोल और मतलब जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको और जलाना पड़ेगा, डीजल जनरेटर को और ऑन करना पड़ेगा। तो वी नीड मोर एनर्जी। लेट्स आप 1 घंटे में काम कर रहे हो, लास्ट के मिनट पे आपको लाइट चली गई, तो 1 घंटे का टाइम वेस्ट हो गया ना। सो दैट वेस्टेड टाइम मींस पावर वेस्ट। तो मींस वी हैव टू बर्न मोर कोल्स। ठीक है ना, which leads to environmental issue, pollution. Okay, we have other issues also. So for that, जो पावर क्वालिटी जो इश्यूज हैं या पावर क्वालिटी जो है, इसके लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस आर डेवलप्ड, ओके, एंड एनफोर्स्ड ऑन कस्टमर्स, मैन्युफैक्चरर्स, यूटिलिटीज एज अ लॉ एंड डिसिप्लिन ऑफ द लैंड। ये बनाए गए हैं, ठीक है, इसके लिए कि तो कितनी हार्मोनिक्स होनी चाहिए, कितना वोल्टेज होना चाहिए, कितना सैग होना चाहिए, स्वेल होना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड बनाए गए और गाइडलाइंस डेवलप होगी। और वो कस्टमर और मैन्युफैक्चरर तीन चीजों पर, एक कस्टमर हम है, फिर मैन्युफैक्चरर जो बनाते हैं, यूटिलिटीज को ना पावर सप्लाई, जो ग्रिड वाली पावर सप्लाई देती है, ठीक है ना, तीनों पे इन्फोर्स किए, ना कि पावर सप्लाई हम पे भी, कस्टमर्स पे जो यूज कर रहे हैं एनर्जी को, उस पे भी वाला है उनको। A remarkable growth in research and development work on involving the mitigation techniques of power quality problem has been observed. During past quarter century, 10-15 साल से 20 साल से बहुत सारी मिटिगेशन टेक्निक्स, अब तो पावर क्वालिटी प्रॉब्लम हो गई है, हार्मोनिक्स, पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर, वी हैव सैग स्वेल, उनके लिए बहुत सारी टेक्निक्स बनाई हैं टू मिटिगेट दैट वन। ठीक है ना, और एम्फेसिस किस पर है? क्वांटिफाइंग कर रहे हैं हम, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अवेयरनेस, इंपैक्ट और इवॉल्विंग द मिटिगेशन टेक्निक्स, क्योंकि हमें क्वांटिफाई करना पड़ेगा, रियली इट इज अ बिग प्रॉब्लम और नॉट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्वांटिफाई, वी नीड मॉनिटरिंग। अब मॉनिटरिंग के लिए क्या है? हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी लोगों को, एंड फाइनली द इंपैक्ट। सो दैट्स व्हाई वी नीड mitigation techniques to address these problems.
So what is really definition? Definition क्या है? The different utility has given different definition. A manufacturer has given different definition. So if we look further from can be defined, this power quality can be defined from utility point of view. अगर हम utility के हिसाब से देखा जाए, जो utility means this power grid, something like that, who is giving supply to the customers. Reliability that is as the parameter of the voltage that affect the customers super sensitive equipments. उनके हिसाब से एक रिलायबिलिटी है. पावर क्वालिटी क्या है? मतलब कितना हम रिलायबल पावर दे कस्टमर्स को, सो दैट उनके इक्विपमेंट जो है, देयर इक्विपमेंट्स कैन नॉट बी डैमेज्ड. सुपर सेंसिटिव इक्विपमेंट्स हमारे, स्पेशली मेडिकल इक्विपमेंट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है. आप बोलो, अगर एक ऑपरेशन कर रहा है या कोई सीटी स्कैन कर रहा है किसी चीज का, अचानक वोल्टेज में चेंज हो गया, वी हैव ना कांस्टेंट वोल्टेज दैट मशीन, तो दिस लीड टू एरर इन द मशीन. और लोग को क्या दिखा रहा है? उसकी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, वो हार्ट की प्रॉब्लम दिखाई गई है. वो एक प्रॉब्लम हुई थी यूएसए में, एक लेडी को कैंसर हुआ था, हुआ नहीं था, मशीन ने बता दिया उसको कैंसर है, पर उसके पास कैंसर नहीं था. ही हैज टू रिमूव दैट पार्ट. अब बोलना चाहिए कौन सा पार्ट है? शी हैज टू रिमूव, जो हीरोइन थी वो, तो आफ्टर सम इयर्स दे फाउंड दैट इट वाज एरर. उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी लड़की में, बट ड्यू टू मशीन एरर किसकी वजह से हुआ? दैट वाज ओनली सप्लाई प्रॉब्लम. दैट्स व्हाई पावर क्वालिटी, अब मजाक नहीं, हम तो समझते लाइट नहीं घर में आई, बट द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कभी आपने देखी है कि इंडस्ट्री की बहुत सारी चीजें हैं हमारी अच्छी नहीं बनती हैं. सेम मशीन समटाइम जूता अच्छी बना रही, दूसरा जूता नहीं अच्छा बना रही. वो किस वजह से? ड्यू टू दिस पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स. कुछ सडन 2 सेकंड के लिए भी मशीन में, जो इंडस्ट्री में कोई फॉल्ट आया, या वोल्टेज सेक्स वेल या हार्मोनिक्स आई, विच विल लीड टू प्रोसेस, जो मशीन काम करी, इंडक्शन मशीन, वो अपनी रेटेड कंडीशन पे काम नहीं करती है. तो बहुत सारे लोग देखा कि हमें श्रीनगर में आउटलेट्स खुले हैं जहां पे आपको ब्रांडेड चीजें 70% ऑफ मिलती हैं. इट इज ओनली ड्यू टू दे हैव सम माइनर डिफेक्ट, बहुत ही माइनर. सो फ्रॉम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, रिलायबिलिटी ऑफ वोल्टेज, मतलब रिलायबिलिटी ऑफ वोल्टेज दैट अफेक्ट द कस्टमर सुपर सेंसिटिव इक्विपमेंट्स, दैट इज द पावर क्वालिटी. Another is मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव. अगर मैन्युफैक्चर क्या बोलता है? ये बोलता है पावर दैट इनेबल्स द इक्विपमेंट टू वर्क प्रॉपरली. पावर वो जो इनेबल करती है इक्विपमेंट को वर्क प्रॉपरली. दिस इज मैन्युफैक्चर थियरी. क्यों? आप उनको इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री में काम करना है, वो क्या बोलते हैं? वो पावर जो इक्विपमेंट को वर्क प्रॉपरली करे, जैसे इंडक्शन मशीन है, ऐसी हमें पावर मिले वो वर्क प्रॉपरली करे. ठीक है. अनदर वर्ड, पावर क्वालिटी क्या है? अगर हम अपनी डेफिनेशन में देखे जाएं या नॉर्मल एकेडमिया, लेट्स सपोज हम एकेडमिया से हैं, फ्रॉम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से हैं, एनी पावर क्वालिटी, एनी पावर प्रॉब्लम manifested in voltage, current, frequency deviations that result in the failure or disoperation of customer equipment. कोई भी प्रॉब्लम वोल्टेज, करंट या फ्रीक्वेंसी हो जाए, डिविएशन हो जाए, उसके रिजल्ट में क्या होगा? फेलियर हो जाए कस्टमर इक्विपमेंट्स को. दैट इज पावर क्वालिटी प्रॉब्लम. दैट इज पावर क्वालिटी. फ्रॉम द पावर यूजर परस्पेक्टिव बहुत सारी ये है, बट मैं एक लास्ट वाली पढ़ना चाहता हूं. फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर क्वालिटी रेफर्स इन जनरल, अगर बोले जाए हम अपनी लैंग्वेज में, to maintaining a near sinusoidal voltage to a bus at rate है. यस सर, आप थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं. कौन बोल रहा है? सर शाहीजहां सर, थोड़ा बहुत तेज पढ़ा रहे हैं. कोड ठीक है. To maintaining nearly sinusoidal voltage to a bus at rated magnitude and rated frequency. अब इन जनरल जो इलेक्ट्रिक पावर क्वालिटी है, ये क्या है? मतलब जनरल डेफिनेशन, एक मेंटेन करना साइनसोइडल वोल्टेज टू ए बस
at rated magnitude and rated frequency. उसकी वोल्टेज क्या होती है, रेटेड होनी चाहिए साइनसॉइड की, और फ्रीक्वेंसी भी रेटेड होनी चाहिए. दैट सपोज इंडिया में या जेएनके की बात बोल रहे हैं, वी हैव रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट और 230 वोल्ट. इन शॉर्ट वी कैन से दैट 415 by root 3, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज. So to maintain that sinusoidal voltage at rated magnitude and rated frequency, it is called as electric power quality. Okay, so this is all about the power quality definition. In addition, the energy supplied to the customer must be uninterrupted from the reliability point of view. और reliability के हिसाब से बोला जाए कि कस्टमर को हमेशा अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलनी चाहिए. ओके, दैट इज द रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. मोर ओवर वी हैव लॉट ऑफ स्टैंडर्ड. मैंने बोला कि बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बने इसके लिए, पावर क्वालिटी के लिए. तो एक स्टैंडर्ड था IEEE स्टैंडर्ड. IEEE इज द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन which work on electrical and electronics. ठीक है ना. Is actually International Electrical and Electronics Engineers, IEEE, International Electrical and Electronics Engineers, mixed है. और they make standards. They have they make standards for the power quality and equipments, customers, utility, manufacturer, हर एक के लिए वो बनाते हैं. Or they gave the definition that is power quality, that is concept of powering and grounding sensitive equipment in a manner that is suitable for operation of that equipment. ठीक है, कंसेप्ट है. क्या है पावर क्वालिटी? एक पावरिंग देना और ग्राउंडिंग करना. किसको? सेंसिटिव इक्विपमेंट्स को. देखो आपके घर में लेट्स सपोज वी हैव दिस वी हैव हीटर, जो आप जिसमें खाना बनाते हो. हीटर घरों में अक्सर वो लोग थेफ्ट्स करते हैं लाइट्स की. फिर वो नॉर्मल हीटर लगाते हैं दैट इज सर्कुलर इन नेचर. वी हैव कॉइल, उसके बीच में बहुत सारी कॉइल, एक कॉइल होती है. अगर वोल्टेज कम भी हो जाए कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा. दैट इज नॉट ए सेंसिटिव इक्विपमेंट. वेयर मेडिकल इक्विपमेंट, इट इज ए सेंसिटिव इक्विपमेंट which leads to error in the process. So their powering and grounding किसका? सेंसिटिव इक्विपमेंट्स. उस तरह उनको करना है जैसे उनका ऑपरेशन सुइटेबल हो. अब ग्राउंडिंग का कंसेप्ट क्यों आया यहां पर? ग्राउंडिंग इसलिए अगर कोई फॉल्ट आए, कोई लार्ज वे ऑफ वोल्टेज आए, करंट आए, वो सीधे उसको बाईपास करना चाहिए. ग्राउंडिंग उस इक्विपमेंट को बचाए, उसके पास उस इक्विपमेंट में प्रॉपर ग्राउंडिंग होनी चाहिए. हमारे यहां कंसेप्ट ही नहीं ग्राउंडिंग का. कोई मकान में ग्राउंडिंग करता है? कोई नहीं. अर्थिंग कोई करता है? प्लग तो 3 पॉइंट का बनाया है वहां पर. वी हैव 3 पॉइंट ऑफ प्लग, बट internally only 2 wire is connected, that is hot wire and the neutral wire. थर्ड ग्रीन वायर तो कोई कनेक्ट है ही नहीं. बट जो हमारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, हेवल है, एंकर है, दे हैव टू मेक बिकॉज देयर इज स्टैंडर्ड. उनको बताया गया है तुमने 3 वायर के लिए ये प्लग इन बनाना है. बट एट होम वी नेवर डू ग्राउंडिंग, वी नेवर अर्थिंग दैट इक्विपमेंट्स. और कभी कभी क्या होता है, वो इक्विपमेंट जल जाते हैं. अगर हम उनकी प्रॉपर ग्राउंडिंग कर लेते इट वुड बी बेटर. हम इक्विपमेंट बच जाती. मे बी आपको पता है इक्विपमेंट बचाना नहीं, इवन वी कैन हैव ए शॉक. आपने कभी देखा है? आपने ट्रांसफार्मर जो घर में है आपका छोटा सा, ये फॉर स्टेबलाइजर बोल सकता हूं मैं, फॉर दिस रेफ्रिजरेटर, अगर आप हाथ कभी लगाते हो यू हैव शॉक. इवन फ्रिज को भी कभी कभी होता है. इफ इट वुड हैव ग्राउंडिंग, और हम इसको ग्राउंडिंग की होती, हमें शॉक नहीं लगता. तो दिस पावर क्वालिटी इज a big concern. So power quality also defined in IEEE 100
ऑथोरेटिव डिक्शनरी ऑफ IEEE स्टैंडर्ड, इसने ये भी बताया। ठीक है, बहुत से डेफिनेशंस हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। सो व्हाट आर द पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स? सो वी कैन से दैट प्रॉब्लम कैन बी इन वोल्टेज और करंट। अगर मैं मानता हूं दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वोल्टेज करंट। इट कैन बी वोल्टेज बेस्ड पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। इन वोल्टेज बेस्ड पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स वी हैव फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। अब देखो एक वोल्टेज हमारे पास है, उसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएशन हो सकती है। व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई वी हैव लो फ्रीक्वेंसी, या डिमांड कम है सप्लाई से, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। तो व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज होने का? अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया so T is 1 by F. So if F is increased mean टाइम कम लगेगा। जहां पे हमने स्टैंडर्ड, जब हमने जनरेटर कितने हैं, दैट वाज डिजाइन फॉर 50 हर्ट्ज। एक साइकिल कितने कितने में कंप्लीट होता है? 20 मिली सेकेंड। दैट वाज डिजाइंड। मोटर्स हमारी है। तो अब क्या क्या फ्रीक्वेंसी अप होगी या डिप होगी, इसकी वजह से क्या हो गया? या तो वो पूरा साइकिल 20 मिली सेकेंड में पूरा ही नहीं कर पाया, या उससे पहले कर पाया। सो इट लीड्स टू लॉसेस। ब्रेकडाउन भी हो सकता है मशीन के, इसके टीथ जो है ब्रेकडाउन भी हो सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी इज द बिग इशू। मतलब मेरे अंदाजे से फ्रीक्वेंसी के लिए एक अलग एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यू नीड टू आस्क दिस पावर सिस्टम प्रैक्टिसेस फैकल्टी, सर व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट हैपेंड कि फ्रीक्वेंसी आपके डाउन हो जाए, जनरेटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मोटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? दैट इज ऑल अबाउट पावर सिस्टम और पावर सिस्टम थर्ड फर्स्ट सेकंड और प्रैक्टिसेस। Then second problem, we have voltage swell. Swell हो रही है ना वोल्टेज। अब swell के नुकसान क्या है? Let us suppose we have a heater coil. वो डिजाइन की है 220 वोल्ट के लिए। और देखो वोल्टेज इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस सेम है ना, और वोल्टेज इंक्रीज करेंगे करंट भी इंक्रीज होगी। और करंट इंक्रीज हुई, I square R loss into T, that heat. It may melt that coil also, even for a short duration. Similarly, it happens in machines. Swell को ये नहीं कि आप बोलो कि कुछ हो गया, swell हो गया, but it is a big issue also. Then harmonics, which we study in power electronics, it is a big concern. Let's suppose single phase diode rectifier. So it creates harmonics nearly 48%, if you remember. So if harmonics improve 48% means with respect to fundamental component, and its fundamental component is less, its RMS value is sum of all the harmonics, but the useful component is only the first component, or which lead to the other harmonic components. They are creating the drop losses. Even it can affect our machine. अभी करंट की बात थी, वो तो करंट में, सॉरी फॉर वोल्टेज, अगर मैं रेक्टिफायर की बात नहीं करनी थी यहाँ पे कर रही थी इन्वर्टर की, बिकॉज वोल्टेज के हार्मोन्स बोल रहे हैं यहाँ पर। और सिंगल फेज इन्वर्टर की भी वही हार्मोन्स 48% होती है। The machines are designed for sinusoidal voltage. Can we give this harmonic voltage to that machine? No, we cannot give. It's a problem. Machine is designed for that, induction machine is designed for sinusoidal voltage. Now we are giving the harmonic voltage, that is square wave. Is it possible that machine will work properly? No, it is not work. It will not work.
So we need to some solution. That's why we do for pulse width modulation of that single phase inverter, high frequency. Second is even we have interharmonics, not कि harmonics, इसके बाद interharmonics भी हैं, which is between from 1 and 2 के बीच में भी कोई harmonics हो सकती है, 2 और 3 के बीच में भी हो सकती है, और that is not integral of this natural number. Another problem is voltage unbalance. Voltage unbalance is another issue. Have you thought what is voltage unbalance? It only happened in three-phase supply. Single phase में तो voltage unbalance की बात ही नहीं है ना. There is only one voltage. In three phase we have R, YP, red, yellow, blue. So if one have voltage of 440 in between two phases, another two phases maybe it have 380, another one is 420. So our line voltage is unbalanced. So this is voltage unbalance. What it affect? Especially three-phase induction motors. It again, because this voltage unbalance, if you know, if you remember Fortis theorem, what Fortis theorem says, a unbalanced voltage can be converted into, or we can say that हम बोल सकते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. कैन बी इमेजिन्ड एज, आपको पता है द रोटेशन ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस इज सेम एज द ग्रिड वोल्टेज जो हमारे जनरेट की थी, बट द नेगेटिव सीक्वेंस हैज अपोजिट रोटेशन टू दैट वोल्टेज. इफ यू गिव दिस वोल्टेज, दिस अनबैलेंस्ड वोल्टेज टू द मोटर, उसमें क्या होगा, एक तो वोल्टेज जो सेम वोल्टेज की रोटेशन में चल रहा था, और दूसरा जो नेगेटिव सीक्वेंस which will oppose the rotation, it will start wear and tear, losses, hitting a machine. That's why the industry people, especially जहां पे थ्री फेज इंडक्शन मशीन्स को यूज किया जाता है, वहां पे वोल्टेज के लिए स्पेशल डिवाइस लगाया जाता है कि वोल्टेज शुड बी बैलेंस्ड. Another problem is flicker. If you remember flickers, small spikes आ जाती है, flicker आ जाते हैं voltage में, that will also affect. The voltage sag भी हो सकता है. We have momentary interruptions, short interruption हुई power voltage में, transients. Then we have current based problem. अब अभी तो voltage, तो वोल्टेज हमेशा सप्लाई साइड की वजह से होती है. करंट बेस प्रॉब्लम इज ऑलवेज फ्रॉम लोड साइड. लेट्स सपोज इफ यू हैव आरएल लोड, क्या होगा उसमें? द करंट विल लैग द वोल्टेज विद सम एंगल व्हिच लीड्स टू लो पावर फैक्टर. सो उसमें क्या होगा? So then we know that apparent power is equal to active power plus reactive power. So we have a reactive power then. So reactive power is the problem. It is only due to the load. Then voltage regulation. और load ज्यादा हो गया, there will drop in voltage. So we need to regulate that one also. Then current harmonics. लोड है, नॉन लोड है, उसकी वजह से भी. देन लोड अनबैलेंसिंग, हम तो वोल्टेज अनबैलेंस की बात करते थे, लोड अनबैलेंस इज आल्सो प्रॉब्लम. कैसे? अगर तीन फेज में डिफरेंट लोड्स, तीन घर हमारे हैं, दे हैव डिफरेंट लोड्स, बट वी नो दैट द इंपीडेंस ऑफ लाइन इज सेम, और एक का 5 ओम है, दूसरे का भी 5, तीसरे का भी 5 है, बट द currents are different.
जब करंट डिफरेंट है तो ड्रॉप इन वोल्टेज अक्रॉस दैट लाइन इंपेडेंस विल बी डिफरेंट। जब लाइन इंपेडेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, दैट इज करंट की वजह से जो लोड अनबैलेंस था, उसकी वजह से अनबैलेंस वोल्टेज ड्रॉप होगी, which will also lead to voltage imbalance. Now, now neutral current, थ्री फेज 4 वायर में मोस्टली न्यूट्रल करंट शुड बी जीरो। ओवरऑल जो है ना न्यूट्रल करंट क्या होना चाहिए, जीरो। बट वी सेड दैट फॉर ए सिंगल फेज जब घर में जाए इट इज a रिटर्न पाथ, but desirable is that this current should be zero, neutral current। अब ये देखो वोल्टेज सैग है। अब सैग क्या बोलता है कि डिक्रीज ऑफ नॉर्मल वोल्टेज लेवल बिटवीन 10 to 90% ऑफ नॉमिनल आरएमएस वोल्टेज। 10 से लेके 90% तक जब हम वोल्टेज का चेंज हो जाए एट पावर फ्रीक्वेंसी, कितनी ड्यूरेशन के लिए, 0.5 साइकिल्स या ड्यूरेशन ऑफ 0 या 5 साइकिल्स टू 1 मिनट, ओके, हाफ साइकिल टू 1 मिनट तक, तो दैट इज वोल्टेज सैग। अब यहां पे देखो, यहां 50% वोल्टेज सैग हुई, तो कुछ साइकिल्स के लिए देखो यहां पे कितने साइकिल्स हुए, 1 2 3 4, तो यहां 4 साइकिल्स है। बट इट कैन गो अप टू 1 मिनट, यहां पे 300 मिली सेकेंड था, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द सैग, और इसकी वजह से आरएमएस वैल्यू भी डिप हो गई हमारी, यू कैन सी हियर आरएमएस वैल्यू भी डिप हो गई। काजेस क्या हो सकते हैं वोल्टेज सैग के, फॉल्ट्स ऑन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, फॉल्ट इन कंज्यूमर इंस्टॉलेशन में फॉल्ट आ गया, या क्या हुआ कनेक्शन ऑफ हैवी लोड्स, अचानक हमने हैवी लोड को कनेक्ट किया। आपको पता है कि जब हमें वेल्डिंग मशीन होते है, आपके घर के आसपास कहीं लोकेलिटी में वेल्डिंग मशीन हो, जब वो ऑन करता है अचानक वोल्टेज डिप हो जाती है, दैट इज कनेक्शन ऑफ हैवी लोड्स, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा करंट चाहिए होती है। या स्टार्टअप ऑफ लार्ज मोटर्स, जो इंडक्शन मोटर है, क्योंकि स्टार्टिंग करंट जो होती है उसकी रेटेड करंट से 2 to 3 टाइम्स ज्यादा होती है इंडक्शन मोटर की, या दूसरी मोटर कोई भी ले, तो स्टार्ट में करंट बहुत ज्यादा चाहिए, तो दैट टाइम करंट ज्यादा है, लाइन में क्या वोल्टेज सैग हो सकता है, ठीक है। तो कंसिक्वेंसेस क्या हो सकती है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज सैग, सो इट कैन मॉल फंक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम्स, पीसीज, पीएलसीज, एएसडीज एक्सेट्रा, और दैट मे लीड टू प्रोसेस स्टॉपेज, ये प्रोसेस को बंद भी कर सकती है। कौन से प्रोसेस, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो रहे काम हो रहे हैं, जो इसके बेस पे जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम था उसमें वोल्टेज सैग हो गया और उसको इफेक्ट किया, उसकी वजह से मे बी प्रोसेस में भी स्टॉप हो जाएगा इंडस्ट्रियल प्रोसेस। We know that we have electromechanical relays or conductors in transmission line. You are studying power system protection. वोल्टेज सैग हो गया, उसकी वजह से वो ट्रिप भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दे मे अफेक्ट आल्सो रिलेज आल्सो, डिसकनेक्शन एंड लॉस ऑफ एफिशिएंसी, डिस्कनेक्शन हो जाएगी क्योंकि रिले क्या फॉर 1 सेकंड के लिए भी बंद हो गया सैग, और लॉस ऑफ एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीन, और एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो जाएगी, ओके। बिकॉज आपने पढ़ा है कि इंडक्शन मशीन या ट्रांसफार्मर जो है, या रोटेटिंग, स्पेशली द रोटेटिंग मशीन, एफिशिएंसी इज मैक्सिमम एट कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। जब कॉपर लॉस जो है, या आई कैन से दैट
वेरिएबल लॉस जो है वो फिक्स लॉस के इक्वल होगा, तब भी मैक्सिमम एफिशिएंसी है। बट यू नो दैट द आयरन लॉस डिपेंड अपॉन वोल्टेज, बिकॉज कोर लॉसेस है। तो अगर वोल्टेज कम होगी वो भी कम हो जाएगी, तो कॉपर लॉस तो सेम था या कॉपर लॉस चेंज हो गया, तो उसकी वजह से भी दिस लॉस ऑफ एफिशिएंसी इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ठीक है ना, दिस इज वोल्टेज स्वाइंग, मोमेंटरी इंक्रीज ऑफ वोल्टेज, थोड़ा सा आउटसाइड नॉर्मल टॉलरेंसेस विद ड्यूरेशन ऑफ मोर देन वन साइकिल, जब एक साइकिल से ज्यादा या टिपिकली लेस देन फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड से तक जब वोल्टेज मोमेंटरी इंक्रीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज स्वेल। ये देखो स्वेल यहां पर आरएमएस वैल्यू है, यू कैन सी हियर दिस इज स्वेल इन वोल्टेज, यू कैन सी इन एसी साइड, उसका आरएमएस वैल्यू ये है, तो ये दिखा के स्वेल हो रहा है, so this is voltage swell. Causes क्या क्या हो सकते हैं? It can be start or stop of heavy load, same thing है, अचानक आपने लोड को बंद कर दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, करंट, हैवी लोड्स मींस करंट बहुत ही ज्यादा थी, अब करंट जीरो होगी तो ट्रांसमिशन लाइन में ड्रॉप कम हो गया, देयर कैन बी हैव स्वेल। या पूरली डायमेंशन पावर सोर्सेस, पूरली रेगुलर ट्रांसफार्मर, उसकी वजह से भी हो जाता है, स्वेल हो जा सकता है। कंसिक्वेंसेस ऑफ वोल्टेज स्वेल्स, फ्लिकरिंग ऑफ लाइटिंग, अब देखो क्या हो जाता है, इस स्वेल की वजह से क्या हो गया, जो घर में जो लाइट्स होती है लाइटिंग, सैग से उनकी फ्लिकरिंग नहीं होती है या स्क्रीन की, हमेशा स्वेल की वजह से लाइट की जो सिस्टम में होती है इसकी फ्लिकरिंग हो स्टार्ट हो जाती है। डैमेज, स्टॉपेज ऑफ सेंसिटिव इक्विपमेंट्स, वो डैमेज हो सकते हैं और उनका काम भी रुक सकता है सेंसिटिव इक्विपमेंट्स। माइक्रो इंटरप्शंस, टोटल इंटरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर ड्यूरेशन फ्रॉम few milliseconds to 1 or 2 seconds, एक इंटरप्शन सप्लाई आ गई, माइक्रो इंटरप्शंस, जैसे घर में कभी कभी क्या अचानक आपको लाइट बंद हो गया, आप वापस भी आ गई विद इन 2 सेकंड्स में, सो दैट इंटरप्शन इज कॉल्ड एज माइक्रो इंटरप्शन। यहां पे देखो वोल्टेज में दिखाया है, वी हैव माइक्रो इंटरप्शंस। Okay, so cause of micro interruptions, opening and automatic reclosure of protection devices। क्या होता है, हमारे पावर सिस्टम में एक ऑटोमेटिक रिक्लोजर होता है, क्या होता है उसमें क्या बोलते हैं, अगर आप पता होगा जब माइक्रो इंटरप्शन होता है अप टू 2 सेकंड तक, जो हमारा रिले होता है या जो ऑटोमेटिक जो हमारा सर्किट ब्रेकर दोबारा उसको ऑन मतलब लाइन में डाल देता है, सर्किट ब्रेकर को, जो हमारा रिले है ऑटोमेटिक रिक्लोजर हो जाता है अगर ये इंटरप्शन माइक्रो इंटरप्शन है। ठीक है, बट इट कैन लीड टू इंसुलेशन फेलियर, इट कैन हैव लाइटनिंग, इट कैन हैव इंसुलेटर फ्लैश ओवर, ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अचानक एक इंटरप्शन हुई, ठीक है ना, तो उसकी वजह से लाइटनिंग हो सकती है, इवन जो हम इंसुलेटर्स होते हैं दे कैन बी फ्लैश ओवर। ठीक है, तो वो इंसुलेटर कौन से, जो इंसुलेटर आपने पावर सिस्टम में पढ़े हैं। सो कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं माइक्रो इंटरप्शंस के, ट्रिपिंग ऑफ प्रोटेक्शन डिवाइसेस, ये हो सकती है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके सिस्टम अचानक लाइट चली गई तो लॉस हो गया, ये तो छोटा सा डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स का माल फंक्शन हो सकता है, और इवन स्टॉपेज ऑफ सेंसिटिव इक्विपमेंट, समथिंग पीसीज, पीएलसीज, एएसडीज, ठीक है ना। सो दिस ऑल इज हैपनिंग ड्यू टू
micro interruptions. Now we have long interruption. अगर टोटल इंटरप्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसका ड्यूरेशन ग्रेटर देन 1 सेकंड और 2 सेकंड्स है, देन इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग इंटरप्शन. आप देख सकते हैं वेवफॉर्म में, देयर इज नो वोल्टेज आफ्टर दैट. ओके. और कॉजेज ऑफ लॉन्ग इंटरप्शन इज इक्विपमेंट फेलियर इन द पावर सिस्टम नेटवर्क. स्पेशली ट्रांसफार्मर की बात करें, अगर वही फेल हो गया तो सप्लाई कहां पहुंचेगी ना, वो जल गया, ये लाइन ब्रेकडाउन होगी. ठीक है ना, यहां सर्किट ब्रेकर खराब हो गया तो वी कैन नॉट कनेक्ट डायरेक्टली लाइन. सो लॉन्ग इंटरप्शन इज इक्विपमेंट फेलियर इन द पावर सिस्टम नेटवर्क. देन वी हैव स्टॉर्म्स, ऑब्जेक्ट्स स्ट्राइकिंग लाइंस ऑन पोल्स, फायर हो सकते हैं ना, मतलब स्टॉर्म आ गया, आपके ऑब्जेक्ट से जेटीज कार कभी स्ट्राइक करी लाइंस और पोल्स के साथ, वो डैमेज हो सकती है, which leads to complete interruption of voltage or supply for long interruption. You remember last year in November we have heavy snowfall in Srinagar or Kashmir province. It leads in urban area nearly 7 days to restore supply. They had complete breakdown of wires, poles, even transformers. I am talking about the urban areas, that is Srinagar city. Villages की बात ही नहीं है. In village it takes 15 days that time because to erect that pole again, to correct wires, we need manpower also. We have no sufficient manpower. I can say that every year the state government of our, that is J&K, we have huge money loss, nearly 2,000 crore in electrical supply, in electrical system, 2,000 crores. Or one of more causes is human error, bad coordination and failure of protection devices. हमने उनको कोऑर्डिनेट सही नहीं किया, इनका जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस है उनको कोऑर्डिनेशन सही नहीं किया. ह्यूमन एरर भी हो सकता है ना, डिजाइन सही नहीं किया, तो इट लीड्स टू malfunction ऑफ प्रोटेक्शन डिवाइस. आपको रिले लगाया था काम करने के लिए कि वोल्टेज जब 400 से ऊपर हो जाएगी तभी वो ट्रिप होना चाहिए, मगर वो पहले हो गया या नहीं हो गया. ठीक है ना. सो दिस इज लॉन्ग इंटरप्शन. और इट लीड्स टू कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. नन कैन वर्क, all is stoppage. So this is complete interruption of all equipments. Then we have voltage spike. यहाँ पे देखो voltage spike, इसमें यहाँ पर voltage में. So very fast variation of voltage value from duration from several microsecond to few. अचानक voltage variation हुई microsecond to few milliseconds. So that is called as voltage spike. मिली और माइक्रोसेकंड के बीच में जो होती है दैट इज वोल्टेज स्पाइक. यू कैन सी हियर दिस इज स्पाइक. द ड्यूरेशन इज वेरी लेस बट इट इज वेरी फास्ट वेरिएशन ऑफ वोल्टेज. ओके. वोल्टेज स्पाइक कॉजेस लाइटनिंग. अचानक लाइटनिंग हुई आपकी, थंडरिंग की बात बोलो मैं, वो लाइटनिंग क्या है, वो पावर सिस्टम पे आ गई. स्विचिंग ऑफ लाइंस और पावर फैक्टर कैपेसिटर्स. अचानक कैपेसिटर्स ने काम किया, स्विच किया. ठीक है ना. करेक्शन कोर कैपेसिटर बैक लगे होते सब स्टेशन में टू इंप्रूव द पावर फैक्टर. और किसी ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की, सच में की अगर है तो ही नोज व्हाट इज कैपेसिटर बैंक टू इंप्रूव द पावर फैक्टर. देन वी हैव डिस्कनेक्शन ऑफ हैवी लोड्स, दैट इज आल्सो लीड्स टू वोल्टेज स्पाइक. consequences डिस्ट्रक्शन ऑफ कंपोनेंट्स और इंस्टॉलेशन मटेरियल. आपका जो मशीन का मटेरियल था वो 240 के लिए था हैंडल करने के लिए, बट द स्पाइक इज 270 280. और एनी मशीन डेटा प्रोसेसिंग एरर हो सकता है, डेटा लॉस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी हो सकता है.
Then we have voltage fluctuations. Oscillation of voltage value, amplitude modulated by signal with a low frequency. ठीक है ना, देखो ये कितनी ऑसिलेशन हो रही है, कंटिन्यूअस ऑसिलेशन इन वोल्टेज, यू कैन सी हियर सम आर लो हाई लो, तो कंटिन्यूअस ऑसिलेशन ऑफ वोल्टेज होगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज वोल्टेज फ्लक्चुएशन. काजेस आर्क फर्नेसेस, जो चिमनी आपकी होती है, जो आर्क फर्नेसेस में स्पेशली जो आपकी बडगाम में हमारे यहाँ पर कौन सी आर्क फर्नेसेस है, दैट इज ब्रिक्स जो बनाती है, जो इलेक्ट्रिकल ब्रिक्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. देन वी हैव फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स. एलिवेटर्स के लिए स्पेशली यूज होता है, कभी ऑन करना कभी ऑफ करना है, तो विच लीड्स टू वोल्टेज फ्लक्चुएशंस और ऑसिलेटिंग लोड्स. लोड्स कुछ ऑसिलेटिंग भी हो सकते हैं. consequences, most considered common to under voltage, flickering of lights and screens. जो फ्लिकर्स, जो वोल्टेज ऑसिलेट होती है, तो देयर कैन बी फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स, लाइटिंग्स एंड स्क्रीन्स. ये वोल्टेज नॉच है. इस सर्टेन नॉचेस देखो यहां पर है, दिस कॉल्ड एज नॉच वोल्टेज. स्मॉल नॉचेस हैं, ठीक है, दे आर नॉट मच पीक, उतना नहीं है, बट सम ऑफ द नॉचेस इन द एसी. दिस इज ट्रांजिएंट्स, सडन ट्रांजिएंट. देखो ये दिस ऑसिलेटरी ट्रांजिएंट, देखो ऑसिलेटरी हो रहा है यहां पर ट्रांजिएंट. दिस इंपल्स, अचानक एक ट्रांजिएंट आ गया इस एसी में, दिस इज कॉल्ड एज इंपल्स ट्रांजिएंट. ठीक है. वोल्टेज अनबैलेंस, जो अभी मैंने बात की थी अनबैलेंस की, यू कैन सी हियर ऑल थ्री वोल्टेज आर डिफरेंट. सो देयर मैग्नीट्यूड आर फेज एंगल, इवन फेज एंगल भी बराबर ना हो, दो में कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है ना. सो दैट इज अनबैलेंस, हमने बात की थी. सो कॉजेस क्या हो सकते हैं, लार्ज सिंगल फेज लोड्स, मैंने बोला लोड की वजह से भी हो सकता था. इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, मैं बोला था ना कि डिस्ट्रीब्यूशन में इंजीनियर का काम क्या था, कि लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है, दैट इज आल्सो प्रॉब्लम. और मोस्ट इफेक्ट लोड इज थ्री फेज इंडक्शन मोटर, जो मैंने आपको बात की थी, इंडक्शन मोटर उसमें प्रॉब्लम हो जाती है. इंक्रीजिंग लॉसेस भी हो जाती है. वी हैव नॉइज आल्सो. व्हाट इज नॉइज? सुपर इम्पोजिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऑन ए पावर सिस्टम फ्रीक्वेंसी. एक हमारे साइनसॉइडल है और उसपे हाई फ्रीक्वेंसी जो हमने फायर किया इन्वर्टर्स को, कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी पे, उस वोल्टेज पे सुपर इम्पोज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉइज. ठीक है. काजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस हो सकते हैं, इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग भी हो सकती है, मे बी आल्सो काज. सो व्हाट इज consequences? Disturbances on sensitive electronic equipments may cause data loss or data processing equipments. So आज हम इतना ही पढ़ेंगे. थैंक यू. किसी को और पूछना होगा पूछ सकता है. जिसिरा. जी सर. हेलो. हो गई क्लास, खत्म होगी, 11 बज गया, ठीक है. आप किसी क्लास आपकी है? सर अब हमारी कंट्रोल है शेब सर के पास. ओके 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 ओके, थैंक यू.